बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आप कश्मीरी हों या पाकिस्तान के लोग हों, मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा हुआ है और पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। उनमें एक नाम जो है हमारे साथ इस वक्त जो बैठे हुए हैं, अब्दुल बासित साहब, जो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में, और जिन्होंने अपनी सलाहियतों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जो हमेशा कश्मीर के हक़ में बात करते हैं, कश्मीरियों की बात करते हैं, पाकिस्तान के मसाइल की बात करते हैं। तो आज मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैं जानना चाहती थी, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती थी कि आप हमेशा कश्मीर की बात करते हैं और आप तकरीबन अपनी जॉब के दौरान हिंदुस्तान में भी रहे हैं, तो आपने वहाँ पे जो 35 करोड़ हमारे मुसलमान भी रहते हैं और हमारे आप जैसा कि जानते हैं कि 80 लाख के करीब जो है वो मुसलमान हमारे कश्मीरी बहन भाई वहाँ पे रहते हैं। आप जानते हैं कि 370 जब से हटा है वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का शिकार हैं क्योंकि उनसे उनकी शनाख्त छीन ली गई है। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान ने जैसे NRCA और CAA के ज़रिए जो है वहाँ पे मुसलमानों के साथ भी बहुत ज़्यादती की है। तो आप क्या कहते हैं कि आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है कि वहाँ के मुसलमानों के साथ जो इतना जुल्म किया जा रहा है, पूरी दुनिया उस पर खामोश है, तो पाकिस्तान का क्या किरदार है? और हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त ये सब कुछ करके पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमारी नज़र में मुसलमानों की अहमियत नहीं है। तो इस सिलसिले में आपने वहाँ के लोगों में किस किस्म का जो रवैया देखा है, आप अपने तजुर्बे से बताएं कि क्या आप कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमल। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीरियों पे जो मज़ालिम हो रहे हैं ये 5 अगस्त पिछले साल से शुरू नहीं हुए। ये तो पाकिस्तान बनने से पहले भी डोगरा राज के ज़माने में भी ये चीज़ें चल रही थी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे, और फिर 1947 से लेकर आज तक लाखों शहीदों ने कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, घरों के घर उजड़ गए हैं और 3 से 4 लाख कश्मीरी शहीद हो गए हैं। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि सिर्फ 5 अगस्त के बाद जो है कश्मीरी मज़ालिम का शिकार हो रहे हैं भारत के। तो कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी इकॉनमी आप देखिए, तालीम का निज़ाम, बहुत से मसाइल हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है और भारत का ताल्लुक़ है, सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, जिस तरह की बेशुमार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और जिसका वादा पाकिस्तान ने भी किया था कश्मीरियों से और भारत ने भी किया था। बदकिस्मती के साथ भारत अपने वादे से फिर गया और अभी तक वो फिर जब 5 अगस्त को पिछले साल उन्होंने स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म कर दिया, जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम भी कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, और ये भारत में पहली दफ़ा हुआ है। इससे पहले आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टेट हो और उसको आप यूनियन टेरिटरी बना दें। यूनियन टेरिटरी से स्टेट तो बन जाती है, लेकिन ये कश्मीरियों के साथ ये मजाक होना था। लेकिन भारत हमारे लिए उसके बरक्स से क्या उन्होंने किया, हमारे लिए तो आज भी ये नहीं है कि हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस है वो बहाल हो जाए। वो भी अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन हमारा मतम नज़र जो होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो यही है कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिले। हमारे लिए अहम बात है, तो इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए और यही हम पाकिस्तान उम्मीद करता हूँ कि यही हम कोशिश कर रहे हैं सारे मिलकर। सर, जो वहाँ पे 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, NRCA जो लगाएगा उनके साथ उनको भी एक तरह का मुल्क से निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक नेहरू लियाकत एक एग्रीमेंट 1950 का है जिसके तहत हम मुसलमानों के हक़ में बात करते रहते हैं भारत के। लेकिन ये एक सीरियस बात तो है क्योंकि इस वक्त जो भारत है वो RSS के नरगे में है और RSS का जो वर्ल्ड व्यू है वो यही है कि हमने इस भारत को एक हिंदुत्वा स्टेट बनाना है। तो वो अपना काम करेंगे और कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे रखना है और मुझे ख़ुद भी इसका तजुर्बा हुआ है भारत में, चूँकि मैं तो 3.5 साल ज़्यादा अरसा वहाँ मैंने गुजारा है। तो वहाँ मुसलमानों के हालात बहुत बुरे हैं, इस पर तो कतन कोई शक नहीं है। लेकिन भारत वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं अपने तौर पे कि जमहूरियत है तो
जो भारत सिर्फ मुसलमान नहीं, वहाँ पे अगर आप देखें दलित जो तकरीबन 200 मिलियन के करीब दलित वहाँ रहते हैं, उनके साथ भी बुरे हालात हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ तो ख़ास तौर पे, क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है 800-900 साल, तो RSS और BJP से वो हज़म नहीं हो पा रहा। फिर ऊपर से जो बड़े सग़ीर तकसीम हो गया, पाकिस्तान बन गया, वो भी पाकिस्तान को भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया खंदा पेशानी से अभी तक उनके दिलों पे ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश को इकट्ठा करके भारत, अखंड भारत बनाया जाए। लेकिन ये अब भारत माजी की बातें, ये हो तो नहीं सकता। पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ा मौज़ा है और इस मौज़े को इंशाल्लाह क़यामत तक बरकरार रहना है इंशाल्लाह। अच्छा, आपको नहीं लगता कि देखें जैसे यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन थी कि दोनों मुल्कों को अपनी अपनी फ़ौजें निकालनी हैं और वो अपनी फ़ौजें भेजेंगे और यहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाएगा, कश्मीरी जो है वो बहुत ज़्यादा आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को ज़्यादा देख लें तो वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान अपनी फ़ौजें निकाले। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक यूनाइटेड नेशन ऑर्डर नहीं करती है तो तब तक दोनों मुल्क अपनी फ़ौजें नहीं निकालेंगे। ये भी गलत फहमी है। एक देखिए रेजोल्यूशन पास हुई थी यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ये रेजोल्यूशन पास हुई थी, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो 16 जुलाई को 1948, ये एक रेजोल्यूशन जिसके तहत ये कहा गया था कि पाकिस्तान अपनी फ़ौजें आज़ाद कश्मीर से निकाले। लेकिन पाकिस्तान को चूँकि भारत पे एतमाद नहीं था तो हम दोबारा गए अक़वाम मुत्तहिदा के पास, और उसके बाद फिर 23 दिसंबर 1952 को एक और रेजोल्यूशन पास हुई, और वो रेजोल्यूशन थी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की, कमीशन की नहीं, जिसमें ये इजाज़त दी गई कि पाकिस्तान 3000 से 6000 फ़ौजें आज़ाद कश्मीर में रख सकता है, और इस तरह भारत को इजाज़त दी गई कि 12000 से 18000 तक फ़ौजें वो रख सकता है। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम फ़ौजें वहाँ से निकालें अपनी। असल बात यह है कि पहले भारत से कोई तस्लीम करना पड़ेगा कि एक तनाज़ा है और इस तनाज़े को इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं क्या? बुनियादी तौर पर वह हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं, और वो हक़ खुद इरादियत सिर्फ उन करारदादों में नहीं है। अगर देखिए आगे अगर बुनियादी मसला ये समझना चाहिए कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ना भी होती कश्मीर पे, तब भी कश्मीरियों का ये बुनियादी हक़ है जो आप उनसे नहीं छीन सकते, क्योंकि UN चार्टर में है, इंटरनेशनल लॉ में है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है। तो आप ये हक़ उनसे छीन ही नहीं सकते, चाहे करारदादें हों ना हो, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक कौम आज़ादी चाहती है या कि खुद इरादियत चाहती है तो आप उनको दीजिए। ये बुनियादी फंडामेंटल राइट है जो किसी इंसान से या किसी कौम से नहीं छीना जा सकता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बाकी भारत आपको इन चीज़ों में उलझाता रहता है, वो करते रहते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये सारी बेमानी बातें हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। असल बुनियादी चीज़ ये है कि कश्मीरियों का उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए जो कि तमाम इंसानों कौमों को मिलता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को पढ़ते भी रहते हैं और आपकी अक्सर जो वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे देखी हैं, आप बात करते हैं कश्मीर की, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो 1927 में महाराजा हरी सिंह ने एक स्टेट सब्जेक्ट लगाया था जिसमें ये 5 इकाइयाँ आती हैं और ये एक मुल्क बनता है, जैसे कि आप देखेंगे अब लद्दाख पे कब्ज़ा तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1000 माइल्स जो है वो कब्ज़ा चाइना ने किया है, चाइना ने कर लिया। तो आप क्या समझते हैं कि इसी तरह देखें अब कुछ हिस्सा 4000 मुरब्बा मील हमारे पास है और ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तान के पास है। आपको नहीं लगता कि वो जो महाराजा की एक स्टेट थी जिसे जो कश्मीरी हैं वो कहते हैं कि वो हमारा स्टेट का बानी था, जैसे पाकिस्तान के बानी हम कायद आज़म थे, तो आपको नहीं लगता कि वो स्टेट अब टूटती जा रही है? तो जिस तरह 370 हटा, 35A हटा, उनसे उनकी जो शनाख्त थी वो छीन ली गई। अब आपको नहीं लगता कि ये मामला जो है यूनाइटेड नेशन या उस तरफ तो लेके कोई जा ही नहीं रहा, ना पाकिस्तान की तरफ से जाया जा रहा है, ना यहाँ से वक्त जाता है जो पाकिस्तान की तरफ से बात करे, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा कहता है कि मैं एक वकील हूँ, लेकिन बात नहीं की जा रही। और आपने देखा कि पिछला अभी तो ये दूसरा साल शुरू हो चुका है 370 को हटे हुए भी, तो दिन ब दिन आप देखें कि जो कश्मीर है उसमें तो 15 लाख के करीब जो है वो डोमिसाइल दे के गैर रियासती लोगों को वहाँ पे दाखिल भी किया जा रहा है। तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो PhD होल्डर्स हैं वहाँ पे हमारे मुसलमान कश्मीरी, उनको शहीद किया गया है। मैं उनके नाम नहीं यहाँ पे काउंट करना चाहती, लेकिन आप
मेरे ख्याल से ज़्यादा न्यूज़ भी देखते हैं, और आपको पता है वहाँ पे ख़वातीन की असमत दरी कितनी की जाती है, वहाँ पे लोगों के घरों को जला दिया जाता है। तो इतनी बड़ी वायलेशन होती है, तो पूरी दुनिया जो है वो खामोश है। और एक महाराजा की जो स्टेट थी, देखिए जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। जो कश्मीरी कहते हैं कि आपने हमारी रियासत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, वो पाकिस्तान को भी हमेशा मुल्ज़िम इस बात पे इल्ज़ाम देते हैं कि कबायली आपकी तरफ से आए थे। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल उस वक्त रहा 1947 में, और हिंदुस्तान का क्या रोल रहा? देखिए, पाकिस्तान का रोल तो बड़ा सिंपल है। जब उस वक्त के वज़ीर आज़म जानक सिंह, जो जम्मू और कश्मीर स्टेट के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पाकिस्तान और भारत को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा कि भाई अभी हम फैसला नहीं कर पाते, तो आप ये एग्रीमेंट हमसे कर लें कि अभी हम कोई फैसला को हमें वक्त थोड़ा दीजिए। तो पाकिस्तान ने 15 अगस्त को लेटर लिखा जानक सिंह को, जो वज़ीर आज़म थे, और हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। भारत का जो है ना, जो चालाकियाँ थीं वो सामने आ गई। उन्होंने मेहरचंद महाजन को वज़ीर आज़म बना के भिजवा दिया, फिर श्रीनगर में पटियाला फोर्सेस भिजवा दी। ये 17 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो श्रीनगर में ऑलरेडी भारत की फ़ौजें मौजूद थी। तो ये कहना कि पाकिस्तान से कबायली या उन्होंने सारा निज़ाम धर्म भरम कर दिया, बिल्कुल बकवास बात, फजूल बात है। असल बुनियादी वजह है कि भारत की जो नीयत है वो शुरू से ही ख़राब थी। पंडित नेहरू चाहते ही नहीं थे कि आज़ाद जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो उन्होंने मुख्तलिफ साजिशें की, माउंट बेटन को लगाया, राजा हरी सिंह से फिर बीपी मेनन जो है और सारे जो मेहरचंद महाजन, ये सारे लोग इकट्ठे हुए। इन्होंने फिर ज़बरदस्ती महाराजा हरी सिंह से साइन करवाया। उसमें भी इख्तलाफात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि G20, अगर आप मेहरचंद महाजन की किताब पढ़िए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने बाद में, जो वज़ीर आज़म थे जम्मू और कश्मीर के, वो कहते हैं कि 27 को साइन हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बीपी मेनन कहते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी उनकी पढ़ी किताब, तो वो कहते हैं 26 को साइन हुआ था। तो जो दो मेन किरदार थे वो आपस में इख्तलाफ ही कर रहे हैं। और फिर हमने आज तक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी नहीं देखा। बहुत सी देखिए गलतियाँ हो गई हैं, हम मानते हैं, पाकिस्तान ने भी गलतियाँ की होंगी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान और भारत की जो, और ख़ास तौर पर भारत की जो साजिशें हैं, उसका जो है विक्टिम कश्मीरी बने। ये मैं इस आर्गूमेंट के ख़िलाफ़ हूँ। अगर पाकिस्तान ने भी कुछ किया गलत या इंडिया ने भी किया है, तो उसकी सज़ा कश्मीरियों को क्यों मिले? कश्मीरियों को तो बाहर उनका हक़ मिलना चाहिए। मेरा बुनियादी जो है जो आर्गूमेंट है वो यही है। बाकी ठीक है, पाकिस्तान में भी मुमकिन है कुछ गलतियाँ कर ली हों, लेकिन भारत की जो साजिशें हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। भारत ने, आप देखें ना, 5 अगस्त के बाद जो साजिशें हो रही हैं, खैर ये तो हमें मालूम था, RSS का जो एजेंडा था कि इसको ट्राइफरकेट करना है, जम्मू और कश्मीर को इसके 3 हिस्से बनाने, अभी 2 बने हैं। फिर उन्होंने आबादी का तनासुब भी तब्दील करना है, ये भी हम सब जानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं थी, हमें ये 2014 से मालूम था कि ये हो रहा है। और हम अपनी हुकूमत से कहते भी थे, उस ज़माने में दिल्ली में था, हुकूमत से बार बार कहता भी था कि होने वाला है, हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ उस वक्त की हुकूमत ने ख़ास तवज्जो नहीं दी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताएं कि कश्मीर का जो हल है वो क्या है? क्योंकि उनकी जो रियासत है, जो जिसकी वो मांग करते हैं, चाहे वो ख़ुद मुख्तार हो, चाहे वो इलाक़े पाकिस्तान हो, बेसिकली जो असल में 5 इकाइयाँ थी वो तो कुछ चाइना के पास चली गई, कुछ पाकिस्तान के पास है, कुछ हिंदुस्तान के पास है। उनकी तो स्टेट टूट चुकी है, उनका एक मुल्क टूट चुका है, और जुल्म भी उन पर किया जा रहा है, उनको वो हुकूक भी नहीं दिए जा रहे। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या इक़दामात करने चाहिए कश्मीर की आज़ादी के लिए? देखिए, पाकिस्तान को पहले तो ये याद रखिए कि कोई भी सलूशन आप निकाल लें, अगर वो कश्मीरियों को काबिल कबूल नहीं है तो वो ज़्यादा अरसे तक चल नहीं सकता। तो जो भी सलूशन होगा वो पहले कश्मीरियों को, और हमारा तो मानना यही है कि उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। अब क्या होता है, आई डू नॉट नो, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कश्मीर के अंदर सियासी जद्दोजहद कैसे चलती है, आया रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है, बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देखिए तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो एक स्पेशल एनवाय ऑन जम्मू एंड कश्मीर बनाना चाहिए, क्योंकि हमें एक फोकल पॉइंट चाहिए कश्मीर में। जब तक वो नहीं होगा, और ये पिछले 4 साल से कह रहा हूँ कि स्पेशल एनवाय फॉर जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए, ताकि वो जितनी भी आपकी सफारतकारी है, जितने भी डायमेंशंस हैं कश्मीर के स्ट्रगल के, उनको सब एक जगह ला इकट्ठा करें।
बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई वर्क, हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन कोई नहीं है। हम सिर्फ बातों पे और अपनी स्टेटमेंट्स पे तकिया कर रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं निकलना। नया नक्शा भी आपने निकाल दिया, उसका भी कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता। ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हैं, लोगों को यहाँ पे खुश करने के लिए हैं। असल बात यह है कि आप भारत पे प्रेशर किस तरह बिल्ड करते हैं। एक प्रेशर बिल्ड होगा मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर से, और एक प्रेशर बिल्ड होगा दुनिया से। जब तक ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होंगी, उस वक्त तक भारत टस से मस नहीं होगा। आप मेरी बात याद रखिए। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये किस तरह किया जाए। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है। जब तक वो नहीं बनेगी, मुझे खदशा है कि हम मज़ीद कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जैसे मोस्ट ऑफ टाइम कहा जाता है कि सबसे पहले जो स्टेट सब्जेक्ट हटाने की गलती की थी वो पाकिस्तान की तरफ से हुई थी कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया गया था, लेकिन जबकि हम देखते भी हैं कि वो सूबा नहीं है। और गिलगित के मैं बहुत सारे लोगों से मिली भी हूँ, वो कहते भी हैं कि हम लोग पाकिस्तान पे जोर डालते हैं कि वो हमें सूबा बना दें, क्योंकि हम लोग कश्मीर के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो अपने आप को कश्मीर का हिस्सा नहीं समझते, वो समझते भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, जो इधर हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जो इधर वाले जम्मू के लोग हैं, उनका आप मुझसे ज़्यादा बेहतर हिस्ट्री समझते हैं कि ये जो इलाके थे ये पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे 1826 से पहले, और जब महाराजा ने इनको परचेज़ किया तो फिर ये जम्मू की एक स्टेट बनना शुरू हुई और ये एक कश्मीरियत कहलाने लगी। देखें, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आने वाले दौर में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाएगा? क्या आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, जिसकी जो लेजिस्लेशन असम्बली है, उसको ख़त्म करके क्या उसको भी पाकिस्तान में ज़म किया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में ये वक्त इन बातों का नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, और ना ये बातें करनी चाहिए। हमें जो फोकस है ना अपना, वो जम्मू और कश्मीर पे रखना चाहिए। नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं कश्मीर के, उनको यही है कि शायद ये सूबा बना रहे हैं, उसको जम कर रहे हैं। तो फिर देखेंगे ना, सरताज अजीज़ कमेटी बनी थी, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। ये भी आपको याद रहे कि 1935 में ये जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया इस वक्त है, ये लीज कर दिया गया था, महाराजा ने किया था बरतानिया को। जब ये आज़ाद हुआ तो सब बरतानिया का हिस्सा था, लेकिन हिस्ट्री में आप जितना पीछे जाएंगी तो मज़ीद और आँख खुलेंगे। अब हिस्ट्री में, तारीख में हम कितना पीछे जाती हैं उससे हमें नहीं, हमें तो देखना है 1947 में क्या सिचुएशन थी, वहाँ से हमने आगाज़ करना है। अच्छा सर, आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी नज़र में ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, कराची एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स किए गए थे, कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं कि पाकिस्तान ने यह हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आपकी नज़र में ये उस वक्त की ज़रूरत थी, तो आप क्या समझते हैं कि इन मुआहिदों की अब क्या अहमियत है? ये देखिए, ताशकंद तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं, असल चीज़ शिमला एग्रीमेंट अगर आप उसे कह लें, या कराची का एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट ले लें आप। देखिए, लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को या कश्मीर को नुकसान पहुंचा, मैं उस तरह नहीं देखता उसको। वो एक ख़ास सूरत हाल थी, पाकिस्तान अंडर प्रेशर था, और कश्मीर में और जो है उस पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। हम बड़ी मुश्किल में थे उस ज़माने में, लेकिन मैं फिर भी सैल्यूट करता हूँ उस ज़माने के लोगों को जिन्होंने मुज़ाकरात किए भारत के साथ जाकर। उस देखिए शिमला एग्रीमेंट में भी कश्मीर का जिक्र है, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है हमने ये ज़रूर कहा है कि हम बायलैटरली हल करेंगे, लेकिन अगर आप शिमला एग्रीमेंट को पढ़ें तो वो शुरू इससे होता है कि जो दोनों ममालिक हैं वो UN चार्टर के तहत काम करेंगे। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर हम शिमला बायलैटरली बात कर रहे हैं तो UN की रेजोल्यूशन ख़त्म हो गई हैं या वो इररेलेवेंट हो गई हैं, ऐसी ख़त्म कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये 5 अगस्त के बाद लोग कह रहे हैं कि शिमला एग्रीमेंट इररेलेवेंट हो गया है। किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन हम मतलब यह है कि इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय, मैं ज़ाती तौर पर मेरा एम्फेसिस हमेशा यही रहता है कि आगे की सोचें, आगे क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है। शिमला एग्रीमेंट से निकलना भी है तो क्यों निकलना है, और अगर निकलेंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, सब चीज़ों को गौर करके हर कदम लें। कोई कदम देखिए, कश्मीर की जद्दोजहद में बहुत सी कुर्बानियाँ दे दी गई हैं। कोई भी स्टेप जो है वो आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए, वो एक पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए आपकी। जब आप ये क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कश्मीर का जो मौक़िफ़ है, जो कश्मीर की जो स्ट्रगल है, उसको कितनी तक़वियत मिलती है। अभी हमारा मसला ये है कि हम एक स्टेप लेते हैं, उस पर बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं, नया नक्शा आ गया, सियासी नक्शा, अब उसमें जूनागढ़ को भी दिखा दिया गया पाकिस्तान का हिस्सा। मेरे हिसाब से बिल्कुल बेमानी सी बात है। जूनागढ़ में देखिए एक मुसलमान रूलर था, ज़्यादा आबादी हिंदुओं की थी,
तो आप क्या बताना चाहते हैं उसको शामिल करके? और पिछले 70 साल में तो आपने उसका जिक्र नहीं किया, 5 अगस्त के बाद आपको जूनागढ़ याद आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनमें सोच विचार के बाद एक स्ट्रैटेजी के तौर पे करना चाहिए, कोई स्टेप अपने तौर पे नहीं लेना चाहिए, उससे आपको कश्मीर की जद्दोजहद को नुकसान होगा मेरे हिसाब से। इसलिए मैं बार बार हुकूमत से यही कहता हूँ कि खुदारा एक स्पेशल एनवाय अपॉइंट कर लीजिए, एक स्ट्रैटेजी बना लीजिए, फिर आप देखिए कश्मीर इंशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचता है उसकी जद्दोजहद। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा कश्मीर की बात की है। मैं आखिर में सब ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोगों को ख़दशात हैं, और मैं चाहूँगी कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ लोगों से मिलके जो है उनकी राय ली जाए। और कश्मीर के लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि जब तक आप लोग ख़ुद आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होंगे, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कश्मीरियों की आवाज़ बने और पूरी दुनिया में कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करे। और यूनाइटेड नेशन पे प्रेशर होना चाहिए कि वो अपने ही किए हुए जो करारदादे हैं उनके मुताबिक कश्मीरियों का हल निकाले। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।